हेलो हाय एवरीवन। तो आज हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हुए हैं वो क्या है। ओके, तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी शुड नो व्हाट आर आवर राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि राइट्स क्या है। तो राइट्स हमारे कुछ प्रिविलेजेस है क्या? नहीं। तो राइट्स मतलब क्लेम्स कि जिसके ऊपर हम क्लेम करेंगे। तो अगर मैं ये रूम में बैठा हूँ, कोई वैक्यूम में बैठा हूँ और यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैं मेरे राइट्स क्लेम कर पाऊंगा क्या? नहीं। राइट्स हम क्लेम करते हैं कोई अथॉरिटी के ऊपर, कोई स्टेट के ऊपर, उन्हें बताते हैं कि हमारे ये राइट्स है। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स देखने के पहले हम देखते हैं कि बेसिक ह्यूमन राइट्स। अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उससे दो मेजर चीजें हुई थी। मतलब दो मेजर इवेंट्स हुए थे। एक था कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप जो कि नाजीज ने चलाया था जूस के ऊपर, और सेकेंड हिरोशिमा एंड नागासाकी, उसके ऊपर बॉम्ब डाले गए थे। तो उसके बाद काफी सारी डिबेट्स हुई, डिस्कोर्सेस हुए, इंटेलेक्चुअल बातें हुई कि ह्यूमन और एनिमल इनमें कुछ डिफरेंस है कि नहीं, कि ह्यूमन डिग्निटी ये कॉन्सेप्ट भी उभर के आया। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया। और उसमें उन्होंने बताया कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ओके, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि फंडामेंटल राइट्स मतलब कि जो बेसिक राइट्स है, दे आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स इंस्टैंड इन पार्ट 3 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 12 से लेके 35 में उनको लिखित स्वरूप में बताया गया है। उसके बाद कि राइट्स आर क्लेम्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन एन अथॉरिटी। ह्यूमन राइट्स आर इसेंशियल फॉर डिग्निफाइड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। कि अगर एक ह्यूमन के मतलब एक इंडिविजुअल है, उसका एक बेसिक एग्जिस्टेंस है, उसके लिए ह्यूमन राइट्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, तो उस क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? तो अगर एक कोई इंडिविजुअल है तो उसका अगर ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है, उसका अगर मॉरल डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट है, तो ये सारी चीजें कहा किस क्यों होगी, कैसे होगी? तो फंडामेंटल राइट्स में जो दिया गया है उसके वजह से होगी। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमने कहा से इंस्पिरेशन लिया है? उसका उसका इंस्पिरेशन हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसमें जो बिल ऑफ राइट्स दिया गया था उससे। तो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा क्या था? मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया था, मतलब एक रिटर्न डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया था इंग्लैंड में 1215 में। तो उसको ही मतलब उसमें राइट्स एंड लिबर्टी के बारे में अच्छे से लिखा गया था, तो उसे ही मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो है तो वो स्ट्राइव करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए। तो अगर फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करता है, तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कौन प्रमोट करता है? फिर वो करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग, अल्टीमेट मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग होता है कि गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट ऑफ मेन। मतलब कोई विम्स एंड फैंसीज, अगर कुछ हमारे अगर मूड चेंज होता है तो कुछ लॉ चेंज होगा क्या? नहीं। एक लॉ रिटर्न लॉ रहेगा। क्लियर है इतना? तो ओरिजिनली हमारे फंडामेंटल राइट्स में 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। तो उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको हमने डिलीट किया। डिलीट किया मतलब हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और उसको वहां से निकाल के आर्टिकल 300 ए पार्ट 12 उसमें हमने उसको डाल दिया। क्लियर है उतना? समझ में आ गया कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या है, राइट्स का मीनिंग क्या है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या है? तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिटीजन्स को अवेलेबल तो है ही। उसके बाद हम ये फंडामेंटल राइट्स कुछ फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है, मतलब कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स। एंड लीगल पर्सन मतलब कि एक कंपनी है, लीगल एंटिटी है, उसके लिए भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट का मतलब क्या? कि वो सर्वोच्च नहीं है। मतलब कि जैसे अंडर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया हुआ है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में हम कुछ भी बात कर सकते हैं क्या? हेट्रेट प्रमोट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो उसके ऊपर हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा सकता है। ओके, और ये सारे जो भी फंडामेंटल राइट्स है, वो अगर स्टेट कोई आर्बिट्ररी एक्शंस करता है, मतलब कोई अगर ऐसे लॉज पास करता है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स पे बाधा आ जाए, तो उसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, और कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर भी अवेलेबल है। जैसे कि अगर कोई एक पर्सन का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू उसकी मतलब कास्ट एंड रिलीजन के ऊपर से, तो वो दूसरे इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है।
तो सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर निगेटिव इन नेचर। निगेटिव इन नेचर मतलब क्या, कि वो स्टेट को कुछ एक्शंस लेने में, अ, जैसे कि हमारे स्टेट को कुछ लॉज बनाने में, कि जो फंडामेंटल राइट्स के या फंडामेंटल राइट्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उसके ऊपर कुछ बाधा ला रहा है। अगर वो राइट्स, अगर एक स्टेट कोई लॉ पास करता है और वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बाधा ला रहा है, वो नहीं ला सकता। तो मतलब हम स्टेट के ऊपर रोक लगा रहे हैं कि आप ये बात नहीं कर सकते हो। इसलिए फंडामेंटल राइट्स को निगेटिव इन नेचर भी कहते हैं। बट जो सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है वो पॉजिटिव इन नेचर भी है। मतलब कि स्टेट कुछ लॉज बनाएगा जिसके वजह से ये फंडामेंटल राइट्स और अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाए। जैसे कि राइट टू अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजन, कास्ट, तो उसके ऊपर लॉज बनाने पड़ेंगे कि उसके वजह से लोग डरे कि हमने ये नहीं करना चाहिए। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स निगेटिव इन नेचर तो है ही है, बट वो कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी डालते हैं। क्लियर है इतना? उसके बाद फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल मतलब क्या, कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ बाधा आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं उसके एनफोर्समेंट के लिए। ओके, दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, दे कैन बी कर्टेल और रिपील्ड ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि वो सैक्रोसेंट और परमानेंट नहीं है, कि अगर कुछ इमरजेंसी आती है, अगर नेशनल इमरजेंसी आती है, तो हमारे जो फंडामेंटल लॉज है उसे हम कर्टेल कर सकते हैं। अगर कुछ हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उसमें के प्रिंसिपल कुछ हमें इनेक्ट करने हैं, अगर वुमेन के लिए कुछ स्पेशल लॉ बनाना है, चाइल्ड के लिए कुछ स्पेशल लॉ बनाना है, डिस्ट्रीब्यूट के लिए कुछ स्पेशल लॉ बनाना है, तो इसके लिए अगर हमें फंडामेंटल राइट्स को कुछ चेंजेस करने पड़े तो वो हम कर सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट। बट जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बाधा नहीं होनी चाहिए। ओके, और जब भी नेशनल इमरजेंसी आती है तब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत हम फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकते हैं। तो ओनली आर्टिकल 20 एंड 21 वो सस्पेंड नहीं होगा। और अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है और वो एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है, ये एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से अगर नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है, तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, उसके लिए कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? फंडामेंटल राइट्स अच्छे से ध्यान में आ गया कि हम उसे एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड बोलते हैं, क्यों निगेटिव इन नेचर है, क्यों सैक्रोसेंट नहीं है और परमानेंट नहीं है, ये समझ में आ गया आपको अच्छे से? ओके, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन से है? वो है राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है। अगर हमारे कोई भी अगर ये वाले राइट्स के ऊपर बाधा आती है तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना, जो आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है। ओके, तो और कौन से आर्टिकल यहाँ पे दिए गए हैं? तो आर्टिकल 12 में बताया गया है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कि अगर फंडामेंट, जैसे हमने बताया ना कि निगेटिव इन नेचर मतलब स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, तो स्टेट का क्या मीनिंग होगा फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो वो आर्टिकल 12 में बताया गया है। आर्टिकल 13 में बताया गया है कि लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, अगर वो मतलब इंडिपेंडेंस के पहले के लॉज हो या कोई नया लॉ स्टेट बना रहा हो, तो उसमें अगर इनकंसिस्टेंसी आती है कि फंडामेंटल राइट्स के कुछ प्रावधान अगर उसमें दिए गए हैं और अगर नया कुछ लॉ लाया है और वो इन दोनों में कुछ इनकंसिस्टेंसी आती है, कि मतलब अ, हमारे फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हो रहे हैं, कि राइट टू लाइफ ही ले लिया एक नए लॉ में, तो वो लॉ जो है इनकंसिस्टेंट जो रहेगा, वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू ले सकता है। वो आर्टिकल 13 में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 33 में आर्म फोर्सेज जो है उनके लॉज, मतलब आर्म फोर्स, पुलिस फोर्स, इंटेलेक्चुअल फोर्सेज जो होती है, उनके लॉ पार्लियामेंट कर्टेल कर सकता है, फंडामेंटल लॉज। उसके बाद जहां मार्शल लॉ लागू होता है या जहां मार्शल लॉ है, वहां फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हो सकते हैं। और मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी, इनको आप कंफ्यूज नहीं होना है, मार्शल लॉ अलग है, नेशनल इमरजेंसी अलग है। उसके बाद आर्टिकल 35 में बताया गया है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल लॉज को अमेंड करना है, हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना है, तो ये सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, ना कि कोई स्टेट का लेजिस्लेचर। ओके, ताकि पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी रह सके। क्लियर इतना? आपको समझ में आ गया अच्छे से कि क्या फंडामेंटल राइट्स है हमारे? ओके, तो अगर आपको ये सारे
आर्टिकल्स अगर डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके चाहिए होगा तो आप मुझे बताइए, फिर मैं वैसे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।